जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी वर्णमाला पार्ट 1, वर्णमाला पार्ट 2 और वर्णमाला पार्ट 3 तीनों वीडियो को देख चुके होंगे और अपनी नोट्स तैयार कर रहे होंगे। तो आज उन्हीं को देखते हुए कुछ छूटे थे क्वेश्चंस, जैसे कि बता दें कि हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम क्या होता है और उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आज इनके बारे में हमारी चर्चा होगी कि वह हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम क्या होता है और उनका उच्चारण स्थान क्या है। देखो, लिखा भी है और वर्णमाला पार्ट 4 होगा और आज अद्भुत वर्णन होगा। क्या होगा? अद्भुत वर्णन होगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज कुछ नया देखने को मिलेगा और कुछ नए सीखने को मिलेगा भी। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। जैसा कि आप सभी को बता दें कि कल यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है। तो जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे थे, हमने हिंदी पढ़ाया था और हिंदी में क्या हुआ कि हिंदी के 80 प्रश्न आए थे। 80 में से 50%, ये कहें कि 40 क्वेश्चन जो थे उनकी नोट्स में सेम टू सेम जो लिखा था वही क्वेश्चन आ गया था। तो उन सभी का उम्मीद करते हैं कि पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो इसीलिए हम ऑनलाइन पर आए हैं कि ऐसे पढ़ाएं यूट्यूब पर कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, अगर हिंदी आ रहा है तो हिंदी से कोई भी प्रश्न बच के ना जाए। यही हमारी कोशिश रहेगी। जैसे कि दिसंबर में SSC GD का एग्ज़ाम लगा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी आने वाली है। तो उन्हीं को देखते हुए हमने एक यूट्यूब पर चैनल बनाया है जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर। क्या नाम है? स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि सभी साथी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उनको बोलें कि अगर हिंदी पढ़ना है तो हिंदी का एकमात्र विकल्प आपके पास है, जहां सब कुछ मिलेगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। वो चैनल का नाम क्या है? स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कि हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम क्या है और उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो पढ़े तो बहुत होंगे, लेकिन आज कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, ये बता दे रहे हैं। हिंदी के शब्दकोश क्रम में आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि वर्णों का क्रम क्या होता है। तो आप अगर हम पूछे कि स्वर में सबसे पहले स्वर कौन सा आता है, तो आपका जवाब यही होगा कि सबसे पहले छोटा आ आता है। आपका जवाब यही होगा कि सबसे पहले छोटा आ आता है, उसके बाद बड़ा आ आता है, फिर छोटी, ऐसे करते आप जाएंगे कि आ से लेकर आहा तक। यही शब्दकोश का क्रम है। लेकिन आज तक जो हम पढ़ते आए हैं वो एक मानक हिंदी है, केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा मानक रूप से बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे कि हिंदी में शब्दकोश का क्रम क्या है, वर्णों का शब्दकोश क्रम क्या है। तो क्या है उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे कि उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो चलिए देखते हैं हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है? स्वर आता है। अगर स्वर की बात करें तो सबसे पहले आता है अन। क्या आता है? अन आता है। फिर क्या आता है? ये जो अनुनासिक चंद्रबिंद वाला होता है, ये वाला अन आता है। उसके बाद क्या आता है? तो फिर आता है
आपका आहा। क्या आता है? आहा। बात को समझना। अभी आपको अगर नहीं पता है तो कुछ उल्टा लगेगा कि सर हमें गलत बता रहे हैं, लेकिन आपको बता देंगे। हरियाणा का टेट का पेपर हुआ था, उसमें यही सवाल आया था कि 4 शब्द दिए थे, उनको शब्दकोश के क्रम के अनुसार लगाना था। तो जब क्वेश्चन अभी देखेंगे तब बताएंगे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया था और क्या करना चाहिए था। चलिए, सबसे पहले आता है अन, फिर आता है ये चंद्रबिंदी वाला अन, फिर आता है आहा, फिर क्या आता है? छोटा आ, फिर क्या आता है? बड़ा आ। ऐसे ऐसे क्या आता है सबसे लास्ट में? औ। क्या आता है? औ। समझना, अन से शुरुआत हुआ, पहले आया अन, फिर चंद्रबिंदी वाला अन, फिर आहा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच जाएंगे? औ तक। उसके बाद ये तो स्वरों का क्रम हो गया। अब पढ़ते हैं व्यंजन का क्रम। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन का क्रम। तो व्यंजन का क्रम अगर बात करें, का के बाद क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने शायद वर्णमाला पार्ट 1 में पूछा था या फिर पार्ट 2 में, तो शायद किसी ने अभी जवाब नहीं दिया है। तो देखेंगे का के बाद क्या आता है। तो का के बाद क्या आता है? तो का के बाद आता है छा। क्या आता है? छा। उसके बाद क्या आता है? खा। क्या आता है? खा। ऐसे करते चले जाएंगे तो का के बाद छा, छा के बाद खा, खा के बाद फिर गा, फिर क्या होगा? घा होगा, फिर क्या होगा? अंगा होगा। बात को समझना। का के बाद क्या आया? छा, खा, गा, घा, अंगा। ये होगा वर्णों का क्रम। फिर अगर बात करें कि चा वर्ग में चा आएगा, चा के बाद छा आएगा, छा के बाद क्या आएगा? जा आएगा। क्या आएगा? जा आएगा। तो जा के बाद क्या आएगा? जा के बाद क्या आएगा? तो जा के बाद आएगा ज्ञा। क्या आएगा? ज्ञा। उसके बाद, इसके बाद क्या आएगा? तो जा, ज्ञा, फिर झा, फिर क्या आएगा? इया। उसके बाद अगर बात करें कि ई आगे, इया के बाद क्या आएगा? तो टा, टा के बाद, टा के बाद ठा, फिर डा। क्या आएगा? डा। इस वाले डा के बाद क्या आएगा? इस वाले डा के बाद क्या आएगा? तो ये वाला डा आएगा। कौन सा आएगा? ये वाला डा आएगा। उसके बाद क्या आएगा? तो डा के बाद ढा। इस ढा के बाद क्या आएगा? इस ढा के बाद आएगा ये वाला ढा। समझते जाना है एक एक चीज। ये वर्णमाला या हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम है। क्या है? हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम है। इसके बाद क्या आएगा? अड़ा। क्या आएगा? अड़ा। टा, ठा, डा। डा के बाद ये वाला डा, फिर ढा, फिर ये वाला ढा, फिर अड़ा। उसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखो क्या आएगा। एक एक हमारी बातों को सुनना है, गौर से देखना है, अपनी नोट्स में लिखना है। लिखने के बाद अभी क्वेश्चन देंगे, फिर बताना है कि उसका क्रम में शब्दकोश क्रम क्या होगा। इसके बाद क्या आएगा? तो ता। क्या आएगा? ता। ता के बाद अब कहोगे ता के बाद था आएगा। क्या आएगा? था आएगा। हाँ, था तो आएगा, लेकिन था से पहले भी कुछ आएगा। ता के बाद क्या आएगा? त्रा। क्या आएगा? त्रा। फिर आएगा था, फिर दा, फिर धा, फिर ना। फिर क्या आएगा? पा, फिर फा, फिर बा। आगे आगे क्या होगा? बा के बाद भा, फिर माँ। उसके बाद क्या होगा? क्या आएगा? या। क्या आएगा? या। या के बाद रा, रा के बाद ला, ला के बाद वा। यही होगा। उसके बाद
सा, क्या होगा? सा। ये कौन सा सा है? इसका नाम क्या है? तालब्य सा। क्या नाम है? तालब्य सा। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद अगर पूछे क्या आएगा तो समझना स्रा आएगा। क्या आएगा? स्रा आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या आएगा? ये वाला सा, फिर ये वाला सा, फिर हा। देख रहे हो? तालब्य सा, मूर्धन सा, दोनों के बीच में श्रवण कुमार वाला सा, फिर दंती सा, फिर हा। उसके बाद आगे चलेंगे। अब कुछ आएगा क्या? अब हमारे ख्याल से तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो छात्र ज्ञा स्रा थे उनको हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। देखो दिख रहा है क्या? दिख रहा है? का के बाद क्या आता है? हमने कहा था कि टीजीटी या पीजीटी में आया था कि का के बाद आता है, तो का के बाद देख लो क्या आता है। का के बाद क्या आता है? तो का के बाद आता है छा। कौन सा छा आता है? देख रहे हो? छत्री वाला छा। उसके बाद ये जा के बाद क्या आता है? ज्ञा। फिर ये वाला डा के बाद ये वाला डा, ये वाला ढा के बाद ये वाला ढा, फिर ता के बाद त्रा। उसके बाद देखो ऐसे चले जाओ, फिर सा के बाद स्रा, श्रवण कुमार वाला स्रा। अब देखो का के बाद छा क्यों आता है? ये शब्दकोश का क्रम है, शब्दकोश का क्रम है। तो देखते हैं का के बाद छा क्यों आता है। हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे। तो वहाँ पर हमने बताया था कि ये जो छा है ये किसके योग से बना है? तो आधा का प्लस सा। किसके योग से बना है? आधा का प्लस सा के योग से बना है। अब बताओ, एक जी पिताजी, एक है माताजी, दोनों के संयोग से एक पुत्र होगा। क्या होगा? एक पुत्र होगा। वही बात यहाँ होगी। देखो ये है का, इसके बगल में है सा, ये है पिताजी। अगर पिताजी की मान लो कि बाई चांस कुछ हो जाता है, दुर्घटना घट जाती है, तो उनका वंश कौन चलाएगा? उनका पुत्र। तो इनसे कौन जन्मा? छा। कौन जन्मा? छा। इसीलिए कहा गया कि का के बाद कौन आता है? छा। अगर कहें कि त्रा, त्रा जो है किसके योग से बना है? तो आधा ता प्लस रा, आधा ता प्लस रा के योग से बना है। तो देखो ये ता है और रा, दोनों के योग से बना क्या? त्रा। इसीलिए ता के बाद क्या आता है? त्रा आता है। क्या आता है? त्रा आता है। अगर कहें कि ज्ञा, यह जो ज्ञानी वाला ज्ञा है ये किसके योग से बना है? तो देखना हम कहते हैं कि आधा जा किसके योग से बना है? आधा जा प्लस इया से बना है। अब बताओ अगर जा है और इया है, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? ज्ञा। तो जा के बाद क्या आता है? ज्ञा। उसके बाद ये जो स्रा है, क्या है? स्रा है, ये किसके योग से बना है? तो ये जो सीटी वाला सा बोलते हो, इस आधा ये और रा, इसके योग से क्या बन गया? स्रा। इसीलिए तालब वाला जो सीटी वाला सा है इसके बाद क्या आता है? श्रवण कुमार वाला सा आता है। अब देखो, अब कहोगे कि ये डा वाले के बाद क्या आता है? तो देखना जो द्विगुण व्यंजन है जिनका नाम उत्क्षिप्त था उन्हीं का नाम हमने बताया था कि विकसित वर्ण भी हैं। तो देखो ये जो डा है इन्हीं से बना है, ये डा है जो इन्हीं के योग से है। इसीलिए हमने कहा था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, 25 प्लस 2 कहा था। अब देखो इसके अंतर्गत यहीं से है क्या? तो क्या हो जाएंगे? 25 प्लस 2 अर्थात 27। कितने? 25 प्लस 2 अर्थात 27। उसके बाद ये तो वर्णों का क्रम हो गया। बात समझ में आ गई कि शब्दकोश का क्रम क्या होगा? समझना। अब चल रहे हैं क्वेश्चन पे। हरियाणा टेट में पूछा क्या गया है, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना दोस्तों। अगर हम कहते तुम्हारे पास शब्द हो, कौन सा शब्द हो? आपके पास 4 शब्द हैं। पहला है मान लो कि सकल, क्या है? सकल। दूसरा है संचल, सचल। दूसरा क्या है?
सचल। कौन सा है? सचल। तीसरा है सक्षम। क्या है? सक्षम। और चौथा है संतान। क्या है? संतान। अब बताओ कि इनको हिंदी शब्दकोश के क्रम के अनुसार लगाना है। किसके अनुसार? हिंदी शब्दकोश क्रम के अनुसार लगाना है। यही सवाल सेम टू सेम आया था कि शब्दकोश के क्रम के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, शब्दकोश के क्रम में लगाना था। तो लोगों ने क्या किया था, सोचा कि ये रीजनिंग का सवाल है। कौन सा है? रीजनिंग का है। लेकिन कैसे रीजनिंग का है? उन्होंने सोचा क्या कि पहले होगी संतान, फिर होगा सकल। क्या होगा? सकल। फिर वो सचल होगा, चलेगा। चलेगा तो सक्षम बनेगा। कुछ इस तरीके से बनाया था जो कि गलत हो गया था। तो सबसे पहले क्या होगा देखना, सबसे पहले वर्णमाला के क्रमों के अनुसार, वर्णों के क्रम के अनुसार समझना है। सबसे पहले हमने क्या बताया था? सबसे पहले हमने क्या बताया था? क्या आएगा? अब देखो सा सब में दिखाई दे रहा है क्या? अगर सा सब में दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं। फिर सबसे पहले क्या आता है? अन। अन की मात्रा यानी अनुस्वार किस में लगा है? संतान में। तो सबसे पहले क्या आएगा? संतान। क्या आएगा? संतान। फिर देखो अब इनका काम खत्म। अब इन तीन में कंपेयर करना है। सब में सा है, कोई भी हो सकता है। लेकिन देखो पहले, अब कुछ इसमें से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब इसमें आओ, व्यंजन में। ये है का, ये है चा, ये है छा। तो पहले चा आता है, छा आता है, फिर का आता है? का आता है। तो क्या हो जाएगा? सकल। क्या हो जाएगा? सकल। अब इनका भी काम खत्म। अब सचल और सक्षम में देखना है, पहले छा आता है या फिर चा। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो आप यही बताते कि पहले चा आता है, सबसे लास्ट में छा आता है। यहीं पे गलती हो जाती है। तो अगर ये याद है कि वर्णों का क्रम क्या है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि पहले चा ना आकर का के बाद क्या आता है? छा आता है। तो क्या होगा? सक्षम। क्या होगा? सक्षम। उसके बाद लास्ट में बच क्या गया? सचल। ये आया था हरियाणा टेट। कहाँ आया था? हरियाणा टेट में सवाल आया था कि शब्दकोश क्रम के अनुसार इसे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये 4 शब्द दिए थे, इन्हीं को लगाना था। तो जब तक हमें वर्णों का क्रम नहीं याद होगा तब तक हम इनको सही से लगा नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर अपने दिमाग से सोचो, खुद सोचोगे गलत हो जाएगा। वर्णों के क्रम के अनुसार सोचोगे, लगाओगे तो सही होगा। सही कौन सा होगा? पहले संतान होगा, फिर सकल होगा, फिर सक्षम होगा, फिर सचल होगा। इतनी बात समझ में आ गई? वर्णों का क्रम याद हो गया? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। वर्णों का क्रम के बाद पढ़ेंगे हम, आज पढ़ाने के लिए क्या बोले थे कि उनका उच्चारण स्थान। क्या बोले थे? उनका उच्चारण स्थान। चलो, उनका उच्चारण स्थान। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आराम से पढ़ना, इसे याद कर लेना, आ जाएगा। ठीक दोस्तों, चलो अब चलते हैं उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है? कहाँ से इनका जन्म हुआ है। क्या होता है? कहाँ से इनका जन्म हुआ है। कहाँ से बोलेंगे तो वो वर्ण बोल पाएंगे। अगर यही नहीं पता होगा कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है तो कैसे बता पाएंगे प्रश्न। अगर पूछ ही लिया कि का उच्चारण स्थान क्या है, अगर नहीं पता है तो नहीं बता सकते। समझना मेरी बात को। यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक सवाल तो पक्का है, चाहे शब्दकोश के क्रम से पूछे चाहे उनके उच्चारण स्थान से पूछे, एक सवाल तो पूछता है, पूछता ही पूछता है। अगर कहीं और जा रहे हो, जैसे टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ भी एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। तो आज उन्हीं को हम पढ़ेंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो बने रहिए दोस्तों। एक बार
सभी लोग दबा के शेयर करेंगे, अपने आस पड़ोस अगल बगल अपने दोस्तों को, मित्रों को, किसी को, सबको भी शेयर करो ताकि वो भी अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। बात समझ में आ गई? चलो एक बार तैयार करो, जल्दी से शेयर करो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो शेयर करो जल्दी से, एक बार बोलो उनसे कि हिंदी पढ़ना है तो आ जाओ, फ्री में पढ़ा रहे हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, आगे चलते हैं। इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। हमने आपको बता दिया है कि आपको विश्वास ना हो तो आप ऑफलाइन आइए, चयनित कोचिंग सेंटर कुंडा टीपी कॉलेज के बगल, वहाँ पर आइए। ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, ज्वाइन करिए। और लेकिन अगर नहीं आना है तो इसीलिए जिसके पास पैसे नहीं हैं, पढ़ने के लिए आ नहीं पाते, तो उन्हीं को देखते हुए हम यूट्यूब पर एक चैनल जो बनाया हूँ, स्मार्ट हिस्ट्री बाय आलोक सर। उनसे बोलिए कि एक बार इसमें हिंदी पढ़ के देखो, अगर इससे बाहर कुछ चला जाता है तो बताना। बता भी दिए हैं कि 80 क्वेश्चन आया, 80 में से 40 नोट से आए, 40 समझ पे आए थे। थोड़ा सा अगर समझ लिए होते तो हो जाएगा। चलो आते हैं उच्चारण स्थान में। तो उच्चारण स्थान में हम कुछ अलग से बताने वाले नहीं हैं, अलग से थोड़ा सा होगा लेकिन उतना नहीं होगा। अगर किताबों की बात करें तो किताबों में से चार्ट बने होते हैं। क्या बने होते हैं? चार्ट बने होते हैं। इसमें कंठ का होगा, इसमें तालु का होगा, तो इनको याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो इन्हीं को आसान कर दिया है हमने कि इनके लिए अलग अलग सबको ना लाके मैं एक सूत्र लेकर आया हूँ कि एक सूत्र में बहुत सारे वर्णों का उच्चारण स्थान पता चल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे सूत्र होंगे तो 8-9 सूत्र होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसमें जो 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं, सभी का उच्चारण स्थान समाहित हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आओ उनको पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। तो चलो पहला सूत्र है, नोट करेंगे। अकुह विसर्ज निया नाम। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या होता है? कंठा। समझना, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इसमें क्या होगा? इसमें कितने वर्ण आ जाएंगे, देखना अभी कितने आते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा कह रहा है कि ये आ, क्या कह रहा है? आ, छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो। समझना, आ कितने प्रकार के होते हैं, हमने वहाँ भी शायद पूछा था क्या कि वर्णमाला पार्ट 2 में 1 में कि आ कितने प्रकार का होता है। तो आ होता है भाई साहब 18 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 18 प्रकार के। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि सर 18 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो अभी उनका हम वर्णन करने लगेंगे तो आपका छाती फट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर अस्पताल लेके तुमको भागेंगे आस पड़ोस वाले कि क्या हो गया। तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि छोटा होता है, बड़ा होता है कि नहीं होता है। आगे एक होता है प्लुत आ। कौन सा होता है? प्लुत आ होता है। फिर गुणात आ होता है, अनुदात होता है, उदात आ होता है, स्वरित आ होता है। तो बहुत सारे आ होते हैं। तो कुल मिला के जितने भी आ होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 18। तो 18 प्रकार के आ का वर्णन, यानी कि कहें कि उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कु का मतलब क्या है? कु का मतलब है का वर्ग। कु का मतलब है का वर्ग। अब का वर्ग, कुछ लोग कहेंगे कि का वर्ग क्या है, तो थोड़ा सा पीछे पार्ट 3 वर्णमाला पार्ट 3 का वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ मिलेगा। अगर वहाँ उसको वीडियो को नहीं देखे हो, डायरेक्ट यहाँ आओगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार अगर देख लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। का वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? तो का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है और अंगा आता है। बात समझना। का वर्ग का मतलब का में 5 वर्ण हैं,
वो पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। उसके बाद दिखाई दे रहा है हा। क्या दिखाई दे रहा है? हा। हा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ से। कहाँ से है? कंठ से। फिर दिखाई दे रहा है विसर्ज। विसर्ज का मतलब है विसर्ग। विसर्ज का मतलब क्या है? विसर्ग। विसर्ग का ही नाम है विसर्ज। क्या है? विसर्ज। विसर्ग के दो नाम हैं विसर्ज। एक बार टेट में पूछा गया है कि विसर्जनीय वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो अब क्लियर हो गया होगा कि विसर्ग जो बोलते हैं उसी का नाम विसर्ज है। क्या है? विसर्जनीय वर्ण। तो विसर्जनीय वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। अब ये निया नाम का मतलब कुछ नहीं है, ये केवल ऐसे जोड़ा गया है, संस्कृत के सूत्र हैं। तो समझना 18 प्रकार के आ, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, प्लुत हो, स्वरित हो, गुणात हो, अनुदात हो, कोई भी आ हो, उन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? का। कहाँ से होगा? का। नहीं तो देखो कि अको परीक्षा में आ जाए कि बड़ा आ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो तुम देखो सूत्र की अको में आ आया था, छोटा आ आया था। अरे इसको तो सर जी बताया ही नहीं। अरे बताएं भैया, एक बार ध्यान से देखो कि छोटा हो, बड़ा हो, चाहे जो हो, 18 प्रकार क्या होते हैं, उनका वर्णन उच्चारण स्थान कहाँ होगा? कंठ होगा। कहाँ होगा? कंठ। बोलो एक बार, बोलो साथ में कि अकुह विसर्जनीय नाम का इनका जितने भी वर्ण आ रहे हैं, इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। बोलो एक बार। नहीं बोलोगे तो भैया जो ना बोले उनके पेपर में यही आए कि का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो वो लगा दें तालु। क्या लगा दें? तालु। क्यों लगा दें? उनका गलत हो जाए, क्योंकि वो बोल नहीं रहे हैं। तो सुनो, मास्टर वही है जो बोले, मास्टर वही है जो बोले, और जो नहीं बोला, मान लो हम आ रहे हैं यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे खड़े हो जाएं, अगर ऐसे खड़े हो जाएं तो क्या लगेगा? कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो मास्टर वही है जो बोले। सरकार 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार रुपये दे रही है मास्टर को, किस लिए? इसी बोलने के लिए। किसके लिए दे रही है? बोलने के लिए ही दे रही है कि जाओ और बोलो। अगर ना ही बोलोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो एक बार साथ में बोला करो कि उच्चारण स्थान क्या है, कहाँ से है। अगर जब बोल रहे हैं तो साथ में रिपीट करो, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। बात समझ में आ रही है? चलो उसके बाद आगे चलते हैं। ये पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र कौन सा है? दूसरा है इचु यसाणाम तालु। इचु यसाणाम, इचु यसाणाम इचु यसाणाम तालु। इचु यसाणाम तालु। इसका मतलब समझ रहे हो? इचु यसाणाम तालु समझना। कह रहा है कि इचु यसाणाम तालु, यानी इचु यसाणाम में जितने भी वर्ण आएंगे उनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। बात को समझना। एक बात बताते हैं, मास्टर जो होते हैं वो बोलने का पैसा लेते हैं। किसका लेते हैं? बोलने का पैसा लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो सुनने का पैसा लेता है। किसका लेता है? सुनने का पैसा लेता है। कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाओ, वो बोलता है क्या? नहीं बोलता है। क्या करता है? वो सुनता है। आप बोलोगे वो सुनेगा। आप बोलोगे हमारे सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, तो कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, वो एक पर्चा निकालेगा और लिखना चालू कर देगा। तुम बोलते रहोगे, वो आधा ज़्यादा पर्चा लिख जाएगा। और जब तुम आधी कहानी अपनी बताओगे कि ऐसी ऐसी बीमारी है, तब तक वो पर्चा लिख के फाड़ के दे देगा कि जाओ इसको लेकर जाओ, इसमें कुछ जांच कराओ। कुछ जांच होंगी, कुछ दवाइयाँ होंगी 1000 2000 की, और उतना सुनते ही आपकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। बात समझ रहे हो? आपकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। चलो इसमें देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि इचु यसाणाम तालु में कह रहा है कि ई। क्या कह रहा है? ई, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, कितने प्रकार की होती है? 18 प्रकार। जितनी भी ई होंगी सबका उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तालु होगा। चू का मतलब समझ रहे हो? चा वर्ग। क्या समझ रहे हो? चा वर्ग। चा वर्ग में चा, छा, जा, झाइयाँ 5 वर्ण रहेंगे, उनका उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु।
उसके बाद ये देख रहे हो या का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। ये वाला सा देख रहे हो, जिसे आज तक पढ़ते हो कि सीटी वाला है सा, सीटी वाला नहीं, कौन सा है? तालु सा है। बात को समझना, छोटी बड़ी जितने भी प्रकार की ई होती है उनका उच्चारण स्थान, चावर का उच्चारण स्थान, या और सा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु है। कहाँ से होते हैं? तालु से। चलो आगे चलते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा सूत्र है, कौन सा है तीसरा? तीसरा है ऋतु। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा क्या होता है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या होता है? री। क्या होता है? री, चाहे छोटकई हो चाहे बड़कई। अब छोटी बड़ी में थोड़ा सा अंतर होता है, जो एक ये लगा है उसमें एक और लगा दो, बस, और कुछ नहीं होता है। उसके बाद टू से मतलब टावर, टू से मतलब टावर। उसके बाद क्या दिख रहा है? रा। क्या दिख रहा है? रा। रा का उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा। और ये वाला सा देख रहे हो, जिसे बोलते हो खटकोण वाला सा, इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ है? इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। कहाँ है? मूर्धा है। बात समझ में आ गई? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। चौथा सूत्र। चौथा सूत्र क्या है? चौथा सूत्र कौन सा है? चौथा सूत्र कौन सा है? ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंतः। क्या होता है? ऋतु लसानाम दंते, दंती। क्या होता है? ऋतु लसानाम दंती। समझना, यहाँ भी क्या हो रहा है? लिरी। क्या दिख रहा है? लिरी। लिरी का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत। कहाँ है? दंत। तू से क्या मतलब समझ में आ रहा है? तावर्ग। क्या समझ में आ रहा है? तावर्ग। ता था दा धा ना, इन सब का उच्चारण कहाँ है? दंत। ये ला देख रहे हो? ला। ला का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत। कहाँ है? दंत। ये वाला सा दिख रहा है? सा। इस सा का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? दंती सा। इस वाले का नाम क्या पड़ा? मूर्धा सा। उसके ऊपर जो सीटी वाला सा बोलते हैं उसका नाम क्या पड़ा? तालब सा। इतनी बात समझ में आई? इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत से। फिर आगे चलते हैं। पांचवा सूत्र कौन सा? पांचवा सूत्र, पांचवा क्या है? पांचवा है उपु पद्म नियानाम। उपपद्म नियानाम ओष्ठव। क्या होता है? उपपद्म नियानाम ओष्ठव। बात को समझना, उपपद्म नियानाम ओष्ठव, इसमें कितने वर्ण आएंगे? तो ये ऊ दिख रहा है, ऊ। ये लिरी की बात करें, लिरी कितने प्रकार की? तो 12 प्रकार की। कितने प्रकार की? 12 प्रकार की। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो कितने प्रकार के? 18 प्रकार के। सभी स्वर 18 प्रकार के होंगे, लेकिन लिरी जो है ये 12 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 12 प्रकार की। उसके बाद ये पा देख रहे हो? पू से क्या मतलब समझ में आ रहा है? कि पावर्ग। क्या समझ में आ रहा है? पावर्ग। ये ऊ देखो, इसको तोड़ेंगे भी तो एक तो निकल रहा है ऊ, दूसरा निकल रहा है कि पू, फिर निकल रहा है कि उपध। क्या निकल रहा है? उपध मानी, उपध मानिया नाम, उपध मनीया नाम। ये देख रहे हो? अब समझना, इसमें का छोटा ऊ, इसमें का छोटा ऊ, जब दोनों मिलते हैं तो बड़ा ऊ होता है। क्या होता है? बड़ा ऊ होता है। इसीलिए उपदमनी, उपू पद्मनिया नाम हो गया। क्या होगा? उपू पद्मनिया नाम हो गया, बड़ा ऊ हो गया। तोड़ेंगे तो ये ऊ जितने भी प्रकार के हैं 18 प्रकार के, पू से पावर्ग, ये उपध, उपधमानी वर्ण। कौन से? उपधमानी वर्ण। अब उपधमानी वर्ण है क्या? अर्ध विसर्ग जानते हो? नहीं जानते हो? विसर्ग तो जानते हो? विसर्ग ये होते हैं
देखिए अर्ध विसर्जनीय कौन से होते हैं उनको देखना है। अर्ध विसर्जनीय कौन से होते हैं उनको देखेंगे कि अर्ध विसर्जनीय देखो, अगर कहें कि कहीं पर ऐसा हो पा लिखा हो, ऐसा हो फा लिखा हो, अब बताओ ये क्या है? उपधमानी वर्ण है। क्या है? उपधमानी वर्ण है। अरे उपधमानी वर्ण ये नहीं है, ये जो चिन्हवा बना है अर्ध विसर्ग का वही क्या है? उपधमानी है। क्या है? वही उपधमानी है। उपधमानी वर्णों की संख्या कितनी है? तो हाँ, कोई कहेगा 2 है। क्या कहे? कोई कहेगा 2 है। चलो ऐसे लिखा हो, का लिखा हो, खा लिखा हो, इसके बीच में ये चिन्ह बना हो अर्ध विसर्ग का, तो ये क्या हो जाएगा? जिह्वा मूलीन। क्या हो जाएगा? जिह्वा मूलीन। जिह्वा मूलीन वर्ण कौन सा हो जाएगा? जिह्वा मूलीन। बात को समझना। उपधमानी वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे 4, तो यहाँ 2 यहाँ, लेकिन नहीं, उपधमानी वर्णों की संख्या कितनी है? 1। कितनी है? 1। ये जो चिन्हवा है ये वही चिन्हवा तो है, क्या कोई दूसरा चिन्ह है क्या? वही है कि नहीं? लेकिन नाम अलग अलग हो गया। जब पा और फा के साथ आया तो क्या कहलाया? उपधमानी वर्ण। क्या कहलाया? उपधमानी। लेकिन का और खा के साथ आया तो क्या कहलाया? जिह्वा मूलीन। क्या कहलाया? जिह्वा मूलीन वर्ण। बात को समझना। उपधमानी वर्ण पा और फा के साथ होगा तो कौन सा है? ये जो सिंबल बना है। और जिह्वा मूलीन जो ये का और खा के साथ सिंबल बना है ये क्या होगा? जिह्वा मूलीन होगा। बात समझ में आई? उपधमानी, तो उपधमानी यानी कि ओष्ठव। उपधमानी वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ओष्ठ। कहाँ है? ओष्ठ। 18 प्रकार के ऊ, पावर और उपधमानी वर्ण, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? ओष्ठ है। उसके बाद आगे चलते हैं। छठा सूत्र है, कौन सा है? कौन सा है? हाँ, 5वां, छठा है। कौन सा है? छठा है। छठा सा सूत्र क्या है? यमंगणनम नासिका चा। यमंगणनम नासिका चा। क्या होगा? यमंगणनम नासिका चा। समझना क्या कह रहा है? यमंगलम नासिका चा। नासिका और मतलब इनका उच्चारण स्थान 2-2 स्थान है। कितने हैं? 2-2 स्थान है। कैसे? ये इया हमने इचू यसाणाम तालु चाछा जा इया, इया का उच्चारण स्थान क्या था? तालु। क्या था? तालु। माँ का उपपद्मनीयनंत पा वर्ग में पा फा माँ, तो माँ का क्या था? ओष्ठ। क्या था? ओष्ठ। समझना, माँ का क्या है? ओष्ठ। अंगा का कंठ, क्योंकि काखा का घांगा। अड़ा का मूर्धा, क्योंकि टाटा डाढ़ा अड़ा। और ये ना का दंत। ना का दंत। बात समझ में आई? इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा, दंत के साथ साथ चा मतलब और क्या है? नासिका। क्या है? नासिका। बात समझ में आ गई तो ना? ठीक। उसके बाद और आते हैं, मतलब अगर कभी पूछे आपसे कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है तो आप कहोगे पहले कंठ। क्या कहोगे? कंठ। लेकिन कंठ नहीं है तो क्या बता देंगे? नासिका। अगर कंठ नासिका दोनों मिला के है कि कंठ और नासिका, तो क्या कंठ और नासिका सही नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसीलिए हमने कहा कि कंठ और नासिका दोनों अंगा का उच्चारण स्थान। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर आगे कह रहा है कि 7वां सूत्र है। 7वां सूत्र कौन सा है? 7वां सूत्र है ए दैतो। क्या है? ए दैतो। क्या होगा? कंठ तालु। क्या होगा? कंठ तालु। कैसे समझना? अगर इसको तोड़े तो क्या बनेगा? एत आयत। क्या बनेगा? एत आयत। तो का मतलब है कि का, तो का मतलब का, तो एत आयत। अब समझना,
ये जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं, हल वर्ण होते हैं, उनकी गिनती नहीं होती है। तो ए मिला, क्या मिला इधर से ए, इधर से क्या मिला ए। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु, दो हैं, कंठ और तालु। कैसे कंठ तालु हैं इनको समझते हैं। अगर ए की बात करें तो अगर पहला वीडियो देखे होंगे या दूसरा वीडियो वर्णमाला पार्ट 1 या पार्ट 2, तो उसमें हमने वर्णों को तोड़ के बताया था। एक बार फिर से यहाँ बता रहे हैं कि जब आ और ई मिलता है तो क्या बनता है ए। आ का उच्चारण स्थान अभी हमने बताया कि आकुह विसर्जनीया नाम कंठा। तो आ जो जितने प्रकार के हो हमने बताया कि 18 प्रकार के होते हैं। अभी 18 का वर्णन करेंगे तो आपकी छाती फाट जाएगी, क्योंकि कभी सुने नहीं हो कौन कौन से होते हैं। तो कुछ का वर्णन कर दे रहे हैं कि छोटा आ होता है, बड़ा आ होता है, प्लुत वाला आ होता है, गुणात्य आ होता है, उदात्य आ होता है, अनुदात्य होता है, स्वरित होता है, अनुनासिक होता है, बहुत सारे आ होते हैं। तो इनके कुल संख्या 18 है। तो 18 प्रकार वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है, आ का कंठ। तो आ और ई से मिला ए, तो ये है कंठ के, ये है तालु के, इचु असाड़ाम तालु। ये है कंठ, ये क्या है तालु। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कंठ तालु। बात समझ आ गई। चलो अब ये आई किससे मिलकर बना है, तो आ प्लस ए किससे मिलकर बना है, आ प्लस ए। ये है कंठ, ये कंठ तालु खुद ही है, तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कंठ तालु। बात समझ आ गई। ठीक, आगे अगला सूत्र है, अगला सूत्र है ए दैतो हो गया। अब आते हैं 8वें सूत्र पर। 8वां सूत्र कौन सा है, ओ दौतो, ओ दौतो, ओ दौतो क्या होगा, कंठोष्ठ, क्या होगा कंठोष्ठ। बात समझ आ रही है। अच्छा ये बताओ कि हमने ए दैतो से एत और ऐत निकाला, क्या ये बात समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा। जब संधि पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी कुछ बता दे रहे हैं। ये जो ता है अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा दा में, किसमें बदल जाएगा, दा में। और ऐ की मात्रा चढ़ गई तो ऐदय हो जाएगा। ये ता खुद ही है, ओ हो जाएगा, जुड़ जाएगा ऐदय। तो बात समझ आ गई होगी। जब संधि पढ़ेंगे तो कौन सा वर्ण किसमें बदलता है उसमें बता देंगे। संधि इतना आसान पढ़ाएंगे कभी जल्दी से पढ़े नहीं होगे। ओ दैतो, ओ दौतो में क्या मिला, एक मिला ओ, दूसरा क्या मिला, अगर बात करें एक मिला ओ, दूसरा मिला औ। अभी यहाँ भी तोड़ सकते हो, ओत औत, क्या तोड़ सकते हैं, ओत औत। तो समझना केवल इतना बता रहे हैं कि ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ। कैसे समझना, हमने कहा कि ये ओ मिलकर बना किससे है, तो आ प्लस ऊ से। किससे मिलकर बना है, आ प्लस ऊ से। आ का उच्चारण स्थान कंठ, क्या होता है कंठ। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, क्या होता है ओष्ठ। अभी हमने बताया उपो पद्मनिया नाम ओष्ठो। तो जितने भी प्रकार के ओ होंगे उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ। जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, कंठोष्ठ। बात समझ आ गई। चलो इसको देखो, ये किससे मिला है, आ प्लस ओ से, आ प्लस ओ से। इनका उच्चारण स्थान कंठ, इनका कंठोष्ठ है ही, तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। इतनी बात समझ में आ गई। चलो 8 हो गए। 9वां सूत्र कौन सा, 9वां सूत्र। 9वां सूत्र क्या कह रहा है, कह रहा है कि वकारस्य, क्या कह रहा है, वकारस दंतोष्ठ। क्या कह रहा है, वकारस दंतोष्ठ। अब समझना, अगर हम कह दें कि का में कार प्रत्यय जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ककार। वो एक ही का उच्चारण करेगा, एक ही वर्ण का। वैसे हम कह दें खा में कार जोड़ दो तो खकार, वैसे यहाँ पर वा में कार जोड़ दो तो वकार। तो केवल और केवल किसका वर्णन कर रहा है, वा का। कह रहा वकार माने वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। क्या है, दंतोष्ठ। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, चलो आगे चलते हैं। इतना तो पढ़ लिए, अब इससे बाहर कुछ है क्या, अगर हो तो बता दो, नहीं है कोई बात नहीं, अभी हैं। जैसे कह दें
क्या है नाम है 10वां सूत्र, हाँ, अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वारस्य नासिका। बात को समझना, ये 10वां सूत्र है, अनुस्वारस्य नासिका। ये कांस्टेबल लेवल में तो सवाल इससे नहीं पूछा जाता है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, लेकिन समझना टेट सुपर टेट वाले जो हैं, अनुस्वारस क्या कह रहा है कि अनुस्वार का, किसका, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। क्या है, नासिका। बात समझ में आ गई होगी। अब इतना उच्चारण स्थान सभी वर्णों को बता दिए कि नहीं बता दिए, सभी का उच्चारण स्थान हो गया। कितने सूत्र हैं, एक बार रिपीट करते हैं। पहला सूत्र क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम में आया क्या क्या, आ आया, पूरा का वर्ग आया, फिर हा आया, फिर क्या आया, विसर्ग। विसर्ग का ही दूसरा नाम हमने क्या बताया कि विसर्ज होता है। क्या होता है, विसर्जनीय। ऐसा करके सवाल आया है कि विसर्जनीय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या बता देंगे, कंठ। चाहे विसर्ग पूछे चाहे विसर्ज। एक है किताबी भाषा, एक है गांव की भाषा। जैसे किसी का नाम होता है गांव में रमेश, स्कूल के नाम रमेश और घर का नाम कल्लू। तो बात को समझना, घर का नाम कल्लू और स्कूल का नाम रमेश, तो आप ही रमेश हो, आप ही कल्लू हो। तो वही समझना कि यही विसर्ग है, यही विसर्ज है, यही विसर्ग है और यही विसर्ज है। बात समझ में आ गई। ठीक, आगे चलते हैं। इचु यसाणाम ताल, इसमें क्या क्या आया, ई कितने प्रकार की, 18 प्रकार की। हमने आ का उच्चारण स्थान बताया कि 18 आ कौन से होते हैं, 4-6 ही बताए हैं। तो आपका दिल धड़क रहा है, धक धक कर रहा है, हाँ, तो थोड़ा सा संभल के बैठिएगा, नहीं तो पता लगे हार्ट अटैक आ जाए तो पड़ोसी लेके दौड़े, चलो डांक करके, हाँ वो भी जाए 1500 बनाए, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। 18 प्रकार कौन कौन से हैं ये नहीं, ठीक। अच्छा, ये अगर बात करें कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान किसने बनाया, किसने बताया कि वर्णों का उच्चारण स्थान आ का कंठ होगा, का कंठ होगा, ई का तालु होगा, या का तालु होगा, किसने बताया। तो एक महर्षि हैं, महर्षि पाणिनि। कौन है, महर्षि पाणिनि। उनकी एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसमें सभी जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों का उच्चारण स्थान, कौन कौन से वर्ण हैं, किससे मिलकर बने हैं, संपूर्ण व्याकरण से वह भरी किताब है अष्टाध्यायी। उसी में महर्षि पाणिनि ने बताया है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। अभी देखो, हम कहें ई करो, ई का उच्चारण करोगे तो ई, अगर शुद्ध करोगे तो तालु में टच होगी जीवा, नहीं करोगे तो कुछ भी बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो इतनी बात समझ में आ गई, ये वर्णों को उच्चारण स्थान है। अब आगे कौन सा है, देखो, ऋतु लसाणाम मूर्धा, ऋतु लसाणाम मूर्धा। तो री चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमने एक सवाल पूछा था कि ऋषि, छोटी ऋषि और बड़ी ऋषि, इन दोनों का प्रचलन क्या हिंदी में होता है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका आपको पता नहीं है। अगर आप कमेंट में करोगे कि हाँ सर ये वाला होता है, ये नहीं होता है, अगर सही होगा तब भी बताएं, कमेंट करेंगे हाँ कि सही है, गलत है, गलत होगा तब भी बताएंगे सही कौन सा है। तो उसके बाद ये टावर, टावर के बाद रा, रा के बाद सा। इस सा का नाम देख रहे हो, जिसे खटकोण वाला सा बोलते हैं, उसका नाम क्या है, मूर्धन सा। क्या नाम है, मूर्धन सा है। क्यों, क्योंकि अगर इसका सही से उच्चारण करोगे तो जीवा जो है मूर्धा में जाके टच हो रही है। मूर्धा का स्थान कहाँ है, ये कहोगे कि पूरा का पूरा मुख ही है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा बोलो सा। तीनों प्रकार के सा में अलग अलग उच्चारण स्थान होगा। इसका बोलोगे तो तालु में टच होगी जीवा, लेकिन इसको बोलोगे तो जीवा जो तालु के ऊपर का धसा हुआ भाग है उसमें जाके टच होगी, बोलो सा, उसको बोलो सा। और ये जो दंती वाला सा है इसको बोलो सा, तो दांत में टच कर रहा है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई कि लितु लसानाम दंती, क्या लिरी हिंदी में होती है, कोई बताएगा, कमेंट करके बताना है कि क्या लिरी हिंदी में होती है, एस या नो।
लिख के बताना है कि लिरी हिंदी में नहीं होती है या फिर होती है। ता से क्या मतलब निकला? तावर्ग। ला से ला, और ये जो सा दिख रहा है जिसे सरौता वाला बोलते हो वही क्या है? तंती सा। उसके बाद आगे देखो, उपु पद्मिनिया नाम ओष्ठव। उपु पद्मिनिया नाम ओष्ठव। हमने कहा उपु बड़ा ऊ दिख रहा क्या? एक होता है ऊ, उसे में होता है छोटा पू, फिर उपधमानी वर्ण क्या होता है? उपधमानी वर्ण। तो ऊ जितने भी प्रकार के होंगे हमने कहा 18, केवल लिरी को छोड़ के लिरी 12 प्रकार के होती है। पू से निकला पा वर्ग, क्या निकला? पा वर्ग। उपधमानी वर्ण कौन से होते हैं? जब ये पा लिखा हो, फा लिखा हो, उनके बीच में ये वाला सिंबल दिख रहा है, इसे बोलते हैं अर्ध विसर्ग। क्या बोलते हैं? अर्ध विसर्ग। तो अर्ध विसर्ग की संख्या कितनी अगर पूछ ले, या उपध्मानी वर्णों की संख्या कितनी है, तो कहोगे 2। 1 2 नहीं, एक ही है, वही तो चिन्हवा है, दोनों एक ही है। उपध्मानी वर्णों की संख्या कितनी है? 1। जब पा और फा के साथ कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? उपध्मानी वर्ण। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ। लेकिन वहीं पर अगर हम का और खा की बात करें कि का और खा के पास जब ये चिन्ह लगता है तो क्या नाम होता है? जिह्वा मूलीन। क्या होता है? जिह्वा मूलीन। अगर आपसे कभी पूछे कि उपध्मानी वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है तो कहाँ बताएंगे? ओष्ठ। लेकिन अगर आपसे कभी पूछता है कि जिह्वा मूलीन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है, कहाँ बताओगे? दिख रहा है? कंठ। इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। बात को समझना। यमंगल नाम नासिका चा। नासिका चा, इसका मतलब चा का मतलब होता है और। संस्कृत में क्या होता है? और। तो अंगा इया आड़ा ना मा, इन सब का उच्चारण स्थान हमने पढ़ लिया है। एक का कंठ, एक का तालु, एक का मूर्धा, एक का दंते, एक का ओष्ठ। लेकिन उनके साथ साथ कह रहा है कि और नासिका कहाँ से होगा? नासिक से होगा, नाक से होगा, समझना। उसके बाद ए दैतो कंठ तालु, हमने कहा ए दैतो में हमने कहा एत निकालो, ऐत निकालो, तोड़ लो, तादा में बदल जाएगा, हो जाएगा। तो ए और ए इन दोनों को उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ तालु। कहाँ है? कंठ तालु। फिर ओ दैतो, इसमें क्या मिला? ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। कहाँ है? कंठोष्ठ। उसके बाद देखो, हमने कहा कि कौन किसके मिला है, शब्दों से मिलकर बना है वर्णों से। तो ये आ और ई से ओ, ए, तो आ का कंठ, ई का तालु, दोनों मिल गए तो कंठ तालु। इतनी बात समझ में आ गई। आ और ओ बना, आ का कंठ, ऊ का ओष्ठ, क्या बन गया था? कंठोष्ठ। हमने कहा वा एक वर्ण है, उसमें कार प्रत्यय जोड़ो तो वकार हो जाएगा। हम कहते हैं कि तुम्हारे पास का एक वर्ण है, उसमें कार प्रत्यय जोड़ो, क्या बन जाएगा? ककार। अगर खा एक वर्ण है, कार प्रत्यय जोड़ दो, क्या बन जाएगा? खकार। अच्छा एक बात बताना, क्या प्रत्यय जोड़ लेते हो तुम सब? अगर जोड़ लेते हो तो मेरे सवाल का जवाब देना कि एक हम सवाल दे रहे हैं, जोड़ के बताना है। मान लो कि हम दे दें तुम्हारे पास एक शब्द है केंद्र। क्या है? केंद्र। तुम्हारे पास एक शब्द है, उसमें जोड़ना है इत प्रत्यय। क्या जोड़ना है? इत प्रत्यय। सबको मालूम है कि बनेगा क्या? फिर केंद्रित होगा। सबको पता है कि बनेगा क्या? केंद्रित होगा। क्या बताओ, केंद्रित जोड़ लोगे? जोड़ने का नियम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि जोड़ने का नियम क्या है। अगर बात करें इधर से आ, इधर से ई, यही दो जुड़ेंगे, जोड़ के बताना है कि नियम कौन सा नियम लगता है, कैसे बनेगा। बात समझ आई? इतना था तुम्हारा सूत्र, वर्णों का उच्चारण स्थान और वर्णों का क्रम। वर्णों का क्रम भी देख लिए हैं। अगर बात करें सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है, सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है, तो गायब हो गया क्या? चलो, अगर बात करें वर्णों का क्रम में, शब्दकोश के क्रम में, हिंदी शब्दकोश क्रम में वर्णों का सबसे पहला कौन सा वर्ण होगा क्रम में? तो हमने कहा कि आप लोग पढ़े हो आ, लेकिन आज से याद रखना अन। अन सबसे पहले आता है। उसके बाद क्या आता है?
ये चंद्रबिंदी वाला अन, इसके बाद क्या आता है आहा। क्या आता है आहा। इन तीनों आ जाएंगे जब, उसके बाद चालू होगा छोटा, फिर बड़ा, फिर लास्ट में जाएगा, लास्ट में औ तक। कहाँ तक जाएगा? औ तक। और हमने कहा कि सवाल छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत बड़े होते हैं जब जानकारी नहीं होती है। तो ये याद रखना है, वर्णों का हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम, तभी कुछ हो पाएगा। हमने 4 शब्दों को लिखकर बताया था कि हरियाणा टेट में कैसे सवाल आया था, उनको जोड़कर भी बताया। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने आस पड़ोस, अगल वाली बगल वाली सबको शेयर करो, ताकि उनकी भी तैयारी बहुत अच्छे से बन सके और वो भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक बात ये याद रखना कि सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि क्या बीच में कुछ मैटर छूट रहा है क्या। अगर बीच में छोड़ दोगे, शुरू का देख के 2-4 मिनट 5 मिनट और लास्ट के देख लोगे तो बीच में छूट जाएगा, फिर कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आया है कि वर्ग में कैसे बांट दिए, क्या होता है, तो वीडियो जो पीछे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हैं, तीनों को देखें, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।